जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं, तब कुछ लेखक अपनी कलम को मशाल बना लेते हैं। हरिशंकर परसाई वो नाम है जिन्होंने व्यंग को तलवार की तरह चलाया, केवल हास्य के लिए नहीं, बल्कि सत्य को बेपर्दा करने के लिए। आज हम जिस व्यंग को पढ़ेंगे उसका नाम है दो नाक वाले लोग। यह केवल व्यंग नहीं है, बल्कि एक आईना है उस मानसिकता का जो चेहरे नहीं नाक गिनती है, जो इंसान नहीं उसकी जात, रुतबा और नकली ऊंचाई देखती है। यह व्यंग हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारा समाज इतना अंधा है कि नाक की संख्या से ही आदमी की इज्जत तय होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीट ऑफ इम्बाइब में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ही हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं और हम आपके लिए बेहतरीन ऑडियो बुक लेकर हाजिर होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्यंग, दो नाक वाले लोग। मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में टीम टाम में व्यर्थ मत खर्च करो, पर वे बुजुर्ग कह रहे थे, आप ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफ़ी लंबी थी। मेरा ख्याल है कि नाक की हिफाजत सबसे ज़्यादा इसी देश में होती है, और या तो नाक बहुत नरम होती है या छुरा तेज, जिससे छोटी सी बात से भी नाक कट जाती है। छोटे आदमी की नाक बहुत नाजुक होती है, या छोटा आदमी नाक को छिपाकर क्यों नहीं रखता। कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजार में जेल हो आए हैं। औरत खुलेआम दूसरे के साथ बॉक्स में सिनेमा देखती है। लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो चुका है। लोग उस तरह लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर कांटे कैसे। नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और शोभा बढ़ा रही है। स्मगलिंग में पकड़े गए हैं, हथकड़ी पड़ी है, बाजार में से ले आए या जा रहे हैं। लोग नाक काटने को उत्सुक हैं, पर वे नाक को तिजोरी में रख कर स्मगलिंग करने गए थे। पुलिस को खिला पिलाकर बरी होकर लौटेंगे और नाक फिर पहन लेंगे। जो बहुत होशियार है वे नाक को तलवे में रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक ही नहीं मिलेगी। नातिन की उम्र की दो लड़कियों से बलात्कार कर चुके हैं। जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं। लोग नाक काटने को उतावले हैं, पर नाक मिलती ही नहीं, वह तो तलवे में है। कोई जीव शास्त्री अगर नाक की तलाश भी कर ले तो तलवे को नाक काटने से क्या होता है। नाक तो चेहरे पर की कटे तब तो कुछ मतलब होता है। और जो नाक रखते ही नहीं हैं उन्हें तो कोई डर ही नहीं है। दो छेद हैं जिससे सांस ले लेते हैं। कुछ नाकें गुलाब के पौधे की तरह होती हैं। कलम कर दो तो और भी अच्छी शाखा बढ़ती है, फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसे फूल वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी हैं। जब खुशबू कम होने लगती है ये फिर कलम करा लेते हैं। जैसे किसी औरत को छेड़ दिया और जूते खा गए। जूते खा गए अजब मुहावरा है। जूते तो मारे जाते हैं, ये खाए कैसे जाते हैं। मगर भारतवासी इतना भुखमरा है कि जूते भी खा जाता है। नाक और तरह से बढ़ती है। एक दिन एक सज्जन आए, बड़े दुखी थे। कहने लगे, हमारी नाक कट गई। लड़की ने भागकर एक विजातीय लड़के से शादी कर ली। हम ब्राह्मण और लड़का कलाल। नाक कट गई। मैंने उन्हें समझाया कि कटी नहीं है, कलम हुई है, 3-4 महीनों में और लंबी हो जाएगी। 3-4 महीने बाद वे मिले तो बहुत खुश थे। नाक भी पहले से लंबी हो गई थी। मैंने कहा, नाक तो पहले से लंबी मालूम होती है। वे बोले, हाँ, कुछ बढ़ गई है। काफ़ी लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं इसलिए नाक बढ़ गई है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कई साल आपके शहर की नाक रहे हैं। उनकी अगर नाक कट जाए तो सारे शहर की नाक कट जाती है। अगर उन्हें संसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर नक्कटा हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया तो लोगों ने पूछा, फला साहब का क्या हाल है, वे इस शहर की नाक हैं। तभी एक मस्खरे ने कहा, हाँ साहब, ये अभी से शहर की नाक है, मगर छिनकी हुई। यह बीभत्स रस है। रस सिद्धांत प्रेमियों को अच्छा लगेगा, मगर बात मैं उन सज्जन की कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे
और लड़के की शादी पुरानी ठाठ से ही कराना चाहते थे। पहले वे रईस थे, यानी मध्यम हैसियत के रईस, अब गरीब थे। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा एक तरह के होते हैं, दोनों बौखला जाते हैं। किससे उधार लेकर खा जाएं ठिकाना नहीं है। उधर बिगड़ा घोड़ा कैसे कुचल दे ठिकाना नहीं है। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ। मैं तो मस्ती में डोलते आते सांड को देखकर भी सड़क के किनारे की इमारत के बरामदे में चढ़ जाता हूँ। बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका आदर करना चाहिए। तो जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वे प्रगतिशील थे। लड़की का अंतर जाति विवाह कर रहे थे। वे खत्री और लड़का शुद्ध कान्य कुब्ज। वे खुशी से शादी कर रहे थे, पर उनमें विरोधाभास यह था कि शादी ठाठ से करना चाहते थे। बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं पर दूसरे से बंधे रहते हैं। रात को शराब की पार्टी में किसी ईसाई के घर से आ रहे हैं, मगर रास्ते में हनुमान का मंदिर दिख जाए तो थोड़ा तिलक भी सिंदूर का लगा लेंगे। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था। हम घूमते निकलते तो रास्ते में राम मंदिर देखकर वे कह उठते, हरे राम। बाद में पछताते भी थे। तो मैं उन बुजुर्ग को समझा रहा था, आपके पास रुपए नहीं हैं, आप कर्ज लेकर शादी का ठाठ बनाएंगे, पर कर्ज चुकाएंगे कहाँ से? जब आपने इतना नया कदम उठाया है तो अंतर्जातीय विवाह कर ही रहे हैं, तो विवाह भी नए ढंग से कीजिए। लड़का कान कुब्ज का है, बिरादरी में शादी करता तो कई हजार उसे मिलते। लड़के शादी के बाजार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल या हरियाणा की भैंस ऊंची कीमत पर बिकती है। लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर चुका, फिर भी वह कहता है अदालत जाकर शादी कर लेते हैं, बाद में एक पार्टी कर देंगे। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में रास्ते में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी कर डालिए, फिर 300-400 रुपये की एक पार्टी दे डालिए। लड़के को एक पैसा भी नहीं चाहिए। लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर शादी 1000 रुपये में हो जाएगी। वे कहने लगे, बात तो आप ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ेगा। फिर जब वे आएंगे तो इज्जत के ख्याल से सजावट, खाना, भेंट वगैरह देनी ही होगी। मैंने कहा, आपका यहाँ तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है। वे हैं कहाँ? उन्होंने जवाब दिया, वे पंजाब में हैं। पटियाला में ही 3 करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दिल्ली में हैं, आगरा में भी हैं। मैंने कहा, जब पटियाला वाले के पास आपका निमंत्रण पत्र पहुँचेगा तो वे पहले तो वह आपको 10 गालियाँ देंगे। मई का यह मौसम, इतनी गर्मी, लोग तड़ातड़ लू से मरे जा रहे हैं। ऐसे में इतना खर्च लगाकर जबलपुर जाओ, कोई बीमार हो जाए तो और मुसीबत। पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पाकर खुश तो नहीं होगा, अभी तो दुखी ही होगा। निमंत्रण पत्र न मिला तो वह खुश होगा, बाद में बात मान जाएगा, कहेगा आजकल जी डाक की इतनी गड़बड़ी रही है कि निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला, वरना ऐसा हो सकता है कि हम ना आते। मैंने फिर कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि दूर से रिश्तेदारों का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है तो मैं घबरा जाता हूँ। सोचता हूँ जो ब्राह्मण 11 रुपये में शनि को उतार दे, 25 रुपये में सगोत विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल 15 रुपये में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वह लग्न सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं करा देता? मई और जून की भयंकर गर्मी की लगनें गोल क्यों नहीं करा देते? वह कर सकता है। और फिर ईसाई और मुसलमानों में जब बिना लग्न शादी होती है तो क्या वर वधू मर जाते हैं? 8 प्रकार के विवाहों में जो गंधर्व विवाह है वह क्या है? वह यही शादी है कि जो आज होने लगा है कि लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट करता है, अमुक लड़का हमारी नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया, मगर कुछ नहीं होता क्योंकि लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारीख होती है। वे कहने लगे, नहीं जी, रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा, पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने इधर कोई नहीं आएगा, फिर पटियाला में कटी नाक को इधर कौन देखेगा? काट ले पटियाला में।
वे थोड़ी देर गुमसुम बैठे रहे। मैंने कहा, देखिए जी, आप चाहे तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ और घंटे भर में शादी करा देता हूँ। वे चौंके, कहने लगे, आपको शादी कराने की विधि आती है? मैंने कहा, हाँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक निकल जाए और किसी काम धंधे के लायक न रहे, तो इसे कम से कम सत्यनारायण की कथा विवाह विधि सिखा दो। यह तो मैं बचपन से ही सीख गया था। मैंने आगे कहा, और बात यह है कि आजकल कौन संस्कृत समझता है और पंडित क्या कह रहा है इसे भी कौन सुनता है। वे तो अम और अहम इतना ही जानते हैं। मैं इस तरह मंगल श्लोक पढ़ लेता हूँ और कोई भी ध्यान नहीं देगा। ओम जैक एंड बिल बेंट अप टू हिल टू फेंच ए पेल ऑफ वाटरम। ओम जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिल्स क्राउन एंड जिम किल ट्रम्बलिंग आफ्टरम कुर्यात सदा मंगलम। इसे लोग वैदिक मंत्र समझेंगे। वे हंसने लगे। मैंने कहा, लड़का उत्तर प्रदेश का कान्यकुब्ज और आप पंजाब के खत्री। एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप एक सलाह मेरी मानिए, इससे कम में भी निपट जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी। लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है। आप घंटे भर में शादी करवा दीजिए, फिर रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखिए। इधर लड़के के पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। 2-3 घंटे वे किसी तरह जी सकते थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यु से पहले लड़के की शादी हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लिहाजा उनकी भावना को देखते हुए हमने फौरन शादी करा दी। लड़का और लड़की वर वधू के रूप में उनके सामने आए, उनके चरणों पर सिर रखे। उन्होंने इतना ही कहा, सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। आप माफ़ करेंगी कि इसी मजबूरी के कारण हम आपको शादी में नहीं बुला सके। कौन जानता है कि आपके रिश्तेदारों में लड़के के पिता की मृत्यु कब हुई है। उन्होंने सोचा, फिर बोले, तरकीब ठीक है जी, पर इस तरह की धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें काम का आदमी लगा नहीं। दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ा। 2-3 महीनों बाद लौटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नगद लेकर शादी कर डाली। 3-4 दिन बाद से ही साहूकार सवेरे से तकादा करने आने लगे। रोज़ उनकी नाक थोड़ी थोड़ी कटने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हाल है? लोग बोले, अब साहूकार आते हैं तो यह देखकर निराश लौट जाते हैं कि काटने को नाक ही नहीं बची। मैंने मजाक में कहा, साहूकारों से कह दो कि इनकी नाक दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है, वहाँ जाकर काट लें। यह व्यंग यहीं समाप्त होता है। यह व्यंग भारतीय समाज के मध्य वर्ग की सच्चाई से रूबरू करवाता है, जहाँ पर समाज का मध्य वर्ग समाज को दिखावे के लिए, ज़्यादा टीम टाम के लिए, एक दिन की खुशी के लिए बहुत सारे उपक्रम करता है कि लोग आएंगे, खुश होंगे, उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन बाद में एक दिन का उपक्रम, एक दिन की अय्यासी कई सालों तक उसे कर्ज में बनाए रखती है। तो ऐसे दिखावेपन से बचिए। जितनी आपकी चादर है उतने पाँव जो कि पसारिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।